नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा महोदया। मैं आप सभी का सीजीपीएससी मैपोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का लेक्चर 1 आज हम कवर करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को हम डिटेल में समझने से पहले आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी देश है, जैसे कि हम भारत देश की बात करते हैं, ये चलता कैसे है? मतलब शासन कौन करता है? सबसे अधिक शक्तियां किसके हाथ में होती है? तो आपके दिमाग में आएगा सबसे अधिक शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र के पास ही सारी शक्तियां होती है या किसी और के पास भी होती है? तब हम देखते हैं कि केंद्र के पश्चात जो है शक्तियों का बंटवारा जो है वो राज्यों में हो जाता है और फिर राज्य से जिला में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन का स्तर है वो केंद्र सरकार सबसे ऊपर है, उसमें उसके पश्चात है राज्य सरकार और फिर जिला प्रशासन। तो फिर पंचायती राज व्यवस्था जो कि एक ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये तो शासन कर ही सकती है ना गांव पर। तो फिर हमें अलग से पंचायती राज व्यवस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं हम। ये आपको दो इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज को हम मानते हैं ये गांव के लोग हैं और ये शहर है, जिला कार्यालय मान सकते हैं। याद रखिए हमारे देश की 60 से 70% जो आबादी है वो गांव में ही निवास करती है। अब इतनी बड़ी आबादी है जो गांव में निवास करती है तो उनकी अपनी समस्याएं होंगी, उनकी अपनी मुद्दे होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए या मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए। क्या गांव का हर व्यक्ति जिसके पास कोई समस्या है वो शहर की तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता, ये तो ऑब्वियस है। तो दूसरा रास्ता ये बचता है कि हम शहर के अधिकारी या कर्मचारी को गांव में भेज दें उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो एक बात याद रखिए, जहां की समस्या है ना, वहां रहने वाला व्यक्ति से अच्छा उस समस्या को कोई नहीं समझ सकता। ठीक है। एक तो ये कारण है कि जहां जो लोग हैं, जहां की समस्या है, उन्हें उनका समाधान ढूंढने दिया जाए। दूसरा ये है कि सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं बनाती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और अधिकतर योजनाएं जो है वो ग्रामीण व्यवस्था के लिए ही बनाया जाता है। तो क्यों ना इन्हीं लोगों के हाथ में शासन का अधिकार दे दिया जाए, इन्हें स्वयं शासन करने का अधिकार दे, मतलब स्वशासन दे किन्हें, स्थानीय लोगों को। तो बस इसी उद्देश्य के लिए पंचायती राज व्यवस्था जैसा कंसेप्ट जो है वो आया अस्तित्व में। अब देखिए, कोई भी जिला जो होता है वो गांव और शहर से मिलकर बना होता है। तो ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन होता है उसे हम कहते हैं पंचायती निकाय, और जो शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन होता है उसे हम कहते हैं नगरीय निकाय। हम बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन। ये क्या है, इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए स्थानीय का मतलब क्या है, लोकल लोग, वहां के रहने वाले लोग। और जो ये स्वशासन है वो दो शब्द से मिलकर बना है, स्व और शासन। स्व मतलब स्वयं का शासन। ये परिभाषा देखते हैं हम, स्थानीय स्तर पर मतलब उसी के स्तर पर, उन्हीं के मुद्दों पर जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है। इमेज के थ्रू तो हम समझ ही चुके हैं कि इनका इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य याद रखिए, विकेंद्रीकरण। किसका विकेंद्रीकरण? शक्तियों और सत्ताओं का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इस शब्द को बहुत अच्छे से समझिएगा। पूरे पंचायती राज में इस विकेंद्रीकरण का बहुत अधिक उपयोग किया जाएगा। जब हम समिति पढ़ेंगे, जब हम संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे तो ये विकेंद्रीकरण शब्द बहुत आएगा। ये आप सर्कल देख रहे हो, ये डिजाइन के लिए नहीं है, ये समझने के लिए। देखिए यहाँ पर केंद्र में कोई चीज है, जब भी चीज केंद्र से लेके बाहर फैलती है, केंद्र से बाहर की ओर इस तरीके से अगर वो फैलती है तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। देखिए जो अंदर का सर्कल है, जो केंद्र है, इसे हम मान लेते हैं कि यहाँ केंद्र की शक्तियां हैं। केंद्र की शक्तियां फैल के किसके पास आती है? राज्यों के पास। और राज्य से आती है वो स्थानीय स्वशासन में। मतलब शक्तियां जो है वो विकेंद्रीकृत हो रही है या नहीं, शक्तियां जो है उसका बंटवारा हो रहा है केंद्र से राज्य और राज्य से स्थानीय स्वशासन की ओर। इसी को कहा जाता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है स्थानीय स्वशासन का।
दूसरा क्या है, लोकतंत्र की मजबूती। लोकतंत्र की मजबूती, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, गांधी जी हमेशा कहते थे कि यदि आपको लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो आपको गांव का विकास करना होगा, गांव के हाथ में शासन का अधिकार देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी अधिकतर जनसंख्या गांव पर ही बसती है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है जन भागीदारी। जन भागीदारी को शासन में बढ़ाना, ये तीसरा कारण है। तो ये है स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन की विषय सूची। विषय सूची ये राज्य सूची का विषय है ये। अच्छा, ये राज्य सूची क्या होता है? संविधान, हम जानते हैं हमारे देश का संविधान कुल कितने भाग हैं उसमें? 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियां कितनी है, मतलब लिस्ट कितनी है अनुसूचियां? ये हम जानते हैं कि कुल 12 अनुसूचियां हैं। जो 7वें नंबर की अनुसूची है, 7th अनुसूची, वहां पर विषयों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक सूची दी गई है केंद्र को जिसमें कुछ विषय हैं, दूसरा दिया गया है राज्य को, और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जो विषय केंद्र को दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होगा। जो विषय राज्य को दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। जो स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया ये चीज। पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है? नाम याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। ये वन लाइनर एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि इसके जनक जो है वो कौन है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्यों है अभी हम देख लेंगे जब हम पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन का अगर हमको इतिहास देखना है तो हम इसको दो भाग में बांट लेते हैं। एक तो हम 1947 से पहले का देखते हैं, बाद में 1947 के बाद का देखेंगे। स्वतंत्रता से पहले को भी हम दो भाग में बांटेंगे, एक होगा प्राचीन भारत और दूसरा हम देखेंगे आधुनिक भारत, या हम इसको ब्रिटिश कालीन भारत भी बोल सकते हैं, वो भारत जब जो अंग्रेजों का गुलाम था। हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था हमेशा से ही है, सिंधु घाटी के समय से है, या अभी अभी आया है जब 73वां संविधान संशोधन करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया तभी स्थानीय स्वशासन आया। तो देखिए, प्राचीन समय में हम सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ते हैं भारत का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं बता सकते कि उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी। लेकिन अगर हम वैदिक काल को देखें तो वैदिक काल में पंचायती राज जैसा शब्द का उपयोग नहीं होता था, लेकिन इसके कार्य से मिलता जुलता था सभा और समिति। इसके कार्य जो थे ना वो पंचायती राज व्यवस्था जैसे ही थे, स्थानीय स्वशासन जैसे थे। ठीक है। उसके बाद महाजनपद काल आता है, फिर मगध शासन, मौर्य, गुप्त, फिर पूरा अपन देख लेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल। तो यहाँ पर क्या होता है, जब राजा महाराजा लोग आते हैं तब लोकतंत्र जो है उसका ह्रास हो जाता है, लोकतंत्र कमजोर हो जाता है और सारा सत्ता, सारा तंत्र जो है वो राजा के हाथ में चला जाता है, अर्थात राजतंत्र आ जाता है। अब जब राजतंत्र आ गया है, पूरी सत्ता जो है वो राजा के हाथ में चली गई है या उसके प्रतिनिधियों के हाथ में चली गई है, तो स्थानीय स्वशासन, खुद पर शासन करने का अधिकार जो है वो लगभग समाप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे आधुनिक भारत, या फिर इसको हम ब्रिटिश भारत भी बोल सकते हैं। इस समय क्या होगा, 1882, इस समय को याद रखिए, 1882 वहां एक प्रस्ताव लाया जाता है। ये प्रस्ताव लेकर कौन आता है? लॉर्ड रिपन। इस प्रस्ताव में क्या बात लिखी रहती है? मुख्य मुद्दा रहता है स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं 1946 में, इस समय क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान निर्माण के लिए। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो वहां जो बुद्धिजीवी थे उसमें आधे लोग कहते थे
कि पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, मतलब कि उसे संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। और आधे लोग कहते थे कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो जोड़ा जाना चाहिए बोलते थे वो गांधी जी से सहमत थे, गांधीवादी विचारधारा के लोग थे। और जो नहीं जोड़ा जाना चाहिए कहते थे वो अंबेडकर जी से सहमत थे, वो अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग थे। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा के लोग क्यों बोलते थे कि संविधान में जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, पहले तो हम देख ही चुके हैं ना कि गांव के लोग हमेशा शहर नहीं पहुंच सकते हैं, और गांधी जी ये भी मानते थे कि गांव में ही लोकतंत्र बसता है। गांव के लोगों को अगर हम मजबूत करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, इसलिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए, गांधी जी स्वयं संविधान सभा में उपस्थित नहीं थे। गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोगों को हम कहेंगे गांधीवादी विचारधारा के लोग। ठीक है, अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग में स्वयं अंबेडकर जी भी थे। अंबेडकर जी नहीं चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिले। क्यों? क्या अंबेडकर जी ये नहीं चाहते थे कि गांव के लोगों को हाथ में शासन दिया जाए? तो देखिए, उस परिस्थिति को समझिए, वो स्थानीय स्वशासन के खिलाफ नहीं थे, वो उस समय में स्थानीय स्वशासन को लाने के खिलाफ थे। जो समय था 1946, हुआ क्या था उस समय, दलित और महिलाओं, इन दोनों की स्थिति जो थी वो बहुत दयनीय थी। तो यदि हम उच्च वर्ग के लोगों में शासन दें, उनके हाथ में शासन दें, तो क्या वो दलितों के साथ न्याय करेंगे? या अगर हम दलितों को अगर शासन दें, शासन सत्ता सौंपे, तो क्या इनके निर्णय को उच्च वर्ग के लोग मानेंगे? यदि हम पुरुषों के हाथ में शासन को सौंपते हैं तो क्या वो महिलाओं को न्याय देंगे निष्पक्ष रूप से? संभावना कम है। और अगर हम महिला को शासन देते हैं तो इनके निर्णय को क्या पुरुष वर्ग मानेगा? तो अंबेडकर जी का मानना था कि अभी भारत जो है उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि उसे स्थानीय स्वशासन दिया जाए। स्थानीय स्वशासन बुरा नहीं है, लेकिन उस समय लोग जो हैं वो मानसिक रूप से इतने तैयार नहीं है कि स्थानीय स्वशासन दिया जा सके, ऐसा मानते थे अंबेडकर जी। अब रिजल्ट क्या आया? आधे लोग तो नहीं बोल रहे हैं, आधे लोग हाँ बोल रहे हैं। फिर होगा क्या? देखिए रिजल्ट क्या आता है। संविधान का भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या बताया गया है? देखिए, एक तो मौलिक अधिकार होता है जिसको मानना अनिवार्य होता है, हर राज्य मानेगा ही उसको। लेकिन भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्यों को निर्देश दिया गया है, वो चाहे तो मान सकती है और नहीं चाहे तो ना माने, अनिवार्य नहीं है। इसके भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो पंचायती राज की व्यवस्था करेगा। अब कौन राज्य करता है या नहीं करता है, यह राज्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकल के बाहर आया। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है। देखिए, संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। अब ग्रामीण विकास हेतु 2 कार्यक्रम चलाए गए। पहला कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कब चलाया गया? 1952 में। और दूसरा कार्यक्रम चलाया गया राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम। ये कब चलाया गया? 1953 को। दोनों का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास, गांव को मजबूत करना, ग्रामीण विकास। अब ये कार्यक्रम कितना सफल हो पाया या नहीं हो पाया, आगे क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा या मिला या नहीं मिला, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।